तो कैसे आप सब। अभी तक हमने जनरल एंट्रीज में 6 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस, डेटर क्रेडिटर, कैश सेल, क्रेडिट सेल, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और काफ़ी कुछ देखा था। ठीक है, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 7th क्वेश्चन, जिसमें कि फर्स्ट एंट्री है डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। तो इसका मतलब क्या है, डिपॉजिट किए हैं पैसे बैंक में, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कि बैंक में पैसे चलेंगे और कैश हमारा कम हो गया। सेकंड एंट्री क्या है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो रिवर्स हो जाएगी कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो मैं लिख नहीं रहा क्योंकि अभी आप इतना समझ चुके होगे कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि विड्रॉ किए बैंक से पैसे, तो बैंक कम हो गया और कैश हमारा बढ़ गया। थर्ड एंट्री है अप्रैल 5 की, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रमेश टू होम गुड्स वर सोल्ड फॉर 12,000 लास्ट ईयर, अलाउड हिम अ डिस्काउंट ऑफ 1%। ठीक है, तो हमने रमेश को गुड्स बेचे 12,000 में, लास्ट ईयर बेचे थे और इस साल हमने उसको 1% का डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट कौन सा है, कैश डिस्काउंट होगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो होगा नहीं। ट्रेड डिस्काउंट तो एट टाइम ऑफ सेल पे होता है कि अगर एट अ टाइम ऑफ सेल है तो ट्रेड डिस्काउंट होता है, तो ये तो बाद में हमने पैसे रिकवर करने के लिए डिस्काउंट दिया है, तो ये है कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रमेश, तो गुड्स बेचे थे हमने 12,000 में और उसको 1% का डिस्काउंट दे दिया। तो 1% का डिस्काउंट कितना हो गया, एक सेकंड, 12,000 माइनस 1%। वैसे 1% नहीं है, अगर ना हमने देखा था कि कुछ आंसर में ये 10% के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, तो ये 10% ही मान लेना आप इधर भी। तो मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड इधर। ये 10% है। ठीक है, तो ये आगे सारा आंसर वगैरह 10% से किया हुआ है। तो रिसीव्ड अ चेक, तो गुड्स 12,000 के बेचे, 10% कैश डिस्काउंट दिया, तो कितना 10,800 हमारे पास कैप आया, चेक आया। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है रमेश चेक डिपॉजिट इन बैंक, तो मतलब हमारे पास चेक किया है, सिर्फ डिपॉजिट हमने किया नहीं है। ठीक है, तो उसको हम आराम से लिख के करेंगे। 5 अप्रैल की एंट्री है। ठीक है, 5 अप्रैल। ठीक है, तो एंट्री क्या आएगी, एक सेकेंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट में, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। इसमें क्या हमने पेमेंट किया क्या, अच्छा रिसीव किया चेक, तो हमारा लॉस हो गया ना, जो हमने उसको डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो अमाउंट देख लो, उससे हमें 12,000 लेने थे, तो मतलब हमारा डेटर था 12,000 का, तो अकाउंट तो क्लियर होगा उसका 12,000 से। ठीक है, चेक इन हैंड हमारे पास कितना है, 10,800, क्योंकि 1% का 10% का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, और बाकी रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची, 1,200 का, और 1,200 आ गया। ठीक है, तो आप ये एंट्री देख लो, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 10,800, क्योंकि चेक इन हैंड मतलब बैंक भी लिख सकता था, लेकिन अभी उस नेक्स्ट एंट्री में लिखा है कि बैंक हमने नेक्स्ट डे पे डिपॉजिट कराया है। तो 7 अप्रैल की एंट्री क्या है, रमेश चेक डिपॉजिट इन बैंक। ठीक है, तो 7 अप्रैल की एंट्री क्या होगी, 7 अप्रैल। ठीक है, तो इधर आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक। चेक की लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इन हैंड ही आएगा वैसे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट, तो 10,800। ठीक है, 5 अप्रैल होगा, 7 अप्रैल होगा। नेक्स्ट, रमेश चेक डिसऑनर्ड। डिसऑनर की एंट्री हमने पहले भी की थी, अगर रमेश चेक डिसऑनर हो जाता है तो हम रिवर्स कर देते हैं एंट्री, और उसका जो डिस्काउंट होता है वो नहीं लेते, वो नहीं हम रिवर्स करते, क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया तो हम उसके पास दोबारा जाएंगे कि नया चेक दे दो, तो नया चेक लेने हम दोबारा जाएंगे, तो रमेश का चेक डिसऑनर हो गया, तो सिंपल जो एंट्री थी उसको रिवर्स कर दो। 10,800 की थी ना, तो उसको एक बार रिवर्स कर देते हैं, एक सेकेंड। 9 अप्रैल की एंट्री आ जाएगी। एंट्री रमेश को फिर से डेटर बना लो, रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमने चेक डिपॉजिट कर दिया था बैंक में, तो हमारा बैंक बढ़ चुका था, लेकिन अभी देखा तो वो चेक की डिसऑनर हो गया, तो 10,800। ठीक है, तो अब सीक्वेंस समझ लो ना क्या चल रहा है, कि पहले हमने रमेश को 12,000 लेने थे, तो 1,200 का डिस्काउंट दे दिया 10% का, तो चेक आ गया हमारे पास 10,800 का।
ठीक है। 10,800 का चेक आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ, 10,800 का जो चेक था हमने चेक इन हैंड ही है, क्योंकि हमने वो तो किया ही नहीं, अभी बैंक में डिपॉजिट तो किया ही नहीं है। तो चेक को हमने बैंक में नेक्स्ट डे डिपॉजिट किया, मतलब 1-2 दिन के बाद। तो बैंक बढ़ गया और चेक इन हैंड क्रेडिट हो गया। और उसके बाद 2 दिन के बाद क्या किया, रमेश का चेक डिसऑनर हो गया। तो रमेश का डेबिट, कि उसको फिर से डेटर बना लिया टू बैंक, क्योंकि बैंक हमने बढ़ा लिया था, तो वो कम कर लिया दोबारा। तो वो टू बैंक क्रेडिट हो गया 10,800। ठीक है, अगले आगे देखते हैं। हाँ, जो उसके ऊपर बैंक चार्जेस लगते हैं ना, जो चेक डिसऑनर होगा और बैंक चार्ज लगते हैं, वो हम रमेश से ही लेंगे, तो उसको रमेश को ही डेबिट डेटर बनाएंगे दोबारा से। तो आप नेक्स्ट एंट्री देखो कौन सी डेट की है, 7 अप्रैल की है ना, 9 अप्रैल की है। ठीक, तो 9 अप्रैल को ही ये जो बैंक चार्जेस है ना, ये रमेश से ही लेंगे हम। क्यों लेंगे, क्योंकि उसी की गलती की वजह से चेक डिसऑनर हो गया। तो रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, बैंक आएगा 20 रुपये। अब इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि मैंने बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट क्यों लिखा, क्योंकि ये खर्चा हमारा है ही नहीं। अगर हमारा खर्चा होता फिर मैं बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट लिखता, क्योंकि ये खर्चा ही नहीं मेरा है। ये तो मैंने सिर्फ रमेश से लेना है, तो ऐसा ये तो मैंने मीडिएटर ऐसा पे कर दिया एक बार, तो बाद में ले लूँगा। तो मैंने पे कर दिया 20 रुपये, तो बाद में रमेश से ले लूँगा। ठीक है, तो एक बार ऊपर में 20 रुपये लगता है। कोई आप एक और चीज़ बताता हूँ नेक्स्ट एंट्री में, जैसे कि रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट बाई इशूइंग अ चेक ऑफ इशूइंग चेक इंक्लूडिंग 60 फॉर इंटरेस्ट एंड 12,080 का उसने पेमेंट किया है। तो 12,080 कैसे आया, 10,800 पहले लेने थे, 20 रुपये का बैंक चार्जेस हो गया, 60 रुपये का इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, इतना हो गया 10,880। और जो हमारा इंटरेस्ट वो था ना डिस्काउंट अलाउड जो हमने किया था उसको 1200 का, तो वो भी उसने रिवर्स कर दिया, मतलब उसको डिस्काउंट भी नहीं दिया। ठीक है, तो डिस्काउंट वाली एंट्री भी रिवर्स हो जाएगी, और जो इंटरेस्ट है वो हमारी इनकम है। ठीक है, तो इधर क्या एंट्री आएगी, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 1,200 रुपये, क्योंकि जो डिस्काउंट दिया था हमने उसको रिवर्स कर दो, क्योंकि नेक्स्ट हमें पता चली गया कि डिस्काउंट दिया नहीं उसको। टू इंटरेस्ट, जो कि हमारी इनकम है, कितनी थी, 60। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ, 12,1280 रुपये, 1280। तो रमेश अकाउंट डेबिट 1280 रुपये टू बैंक, जो हमने पे कर दिया एज अ बैंक चार्जेस, जो हम उससे बाद में लेंगे। टू डिस्काउंट अलाउड, जो कि हमने उसको पहले डिस्काउंट दिया था, हमारा खर्चा था, तो वो हमने अभी इनकम ना लिया। आप यहाँ पे आप डिस्काउंट रिसीव भी लिख सकते हो, क्योंकि वो लास्ट में तो नेट ऑफ हो ही जाएगा। तो यहाँ पे आप डिस्काउंट रिसीव भी लिख सकते हो, क्योंकि वो लास्ट में डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव का जो ब्लेजर बनेगा तो वो बाद में सेट ऑफ हो जाएगा। तो रमेश अकाउंट डेबिट 1280 टू बैंक 20 रुपये, डिस्काउंट रिसीव 1200 टू इंटरेस्ट, जो कि हमारी इनकम है, जो कि हमने उसमें यहाँ से क्वेश्चन में पढ़ सकते हो, हमने उसको इंटरेस्ट भी चार्ज किया, जो कि हमारी इनकम है। ठीक है, तो अभी उससे कितने पैसे लेने होंगे हमारे, हमें एक सेकेंड, रमेश का 1280 रुपये हो गए कि जो हमने लेने हैं, ऊपर 10,800 हो गए। ठीक है, 10,800 प्लस 1280, 12,080 हो गए, जो उसने हमें चेक दे दिया। ठीक है, 12,080 का चेक दे दिया कि 10,800 पहले थे, 20 रुपये के बैंक चार्जेस उसने लिए, 60 रुपये का इंटरेस्ट जो हमने लिया, एंड 1200 का जो डिस्काउंट हमने दिया था वो उसको रिवर्स कर दिया। नहीं तो नॉर्मली हम अगर ये अमाउंट ना लिखी होती ना, ये अगर अमाउंट ना लिखी होती, तो मैं नहीं इंटरेस्ट रिवर्स कर डिस्काउंट रिवर्स करता, क्योंकि फिर मैं मानता कि उसको डिस्काउंट दिया ही है, क्योंकि उसका पहले चेक डिसऑनर हो गया और 2 दिन बाद हम दोबारा गए, उसने चेक नया दे दिया, तो ये डिस्काउंट रिवर्स नहीं किया, पर इसमें अमाउंट लिखी हुई है तो मुझे पता चल गया कि डिस्काउंट भी रिवर्स किया है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। अगर अमाउंट ना लिखी होती तो डिस्काउंट नहीं रिवर्स होता। ठीक है, तब उसने चेक नया दे ही दिया, तो एंट्री क्या आएगी, बैंक टू रमेश 120 12,080। ठीक है, इतने का चेक दिया ना उसने। तो 12,080 से उसका अकाउंट क्लियर। तो अप्रैल 21 की एंट्री है, कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा इन बैंक अकाउंट। तो कैश किसी कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया है, तो हमारा बैंक बढ़ चुका है, एसेट बढ़ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा, क्योंकि राजा हमारा क्या था, कस्टमर था, जो कि हमने डेटर बनाया था, उससे पैसे लेने थे। तो उसने जब कैश चेक डिपॉजिट कर दिया, तो हमारा वो डेटर खत्म हो गया, डेटर नहीं रहा हमारा अभी। तो टू राजा, टू बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा। ठीक है, तो अप्रैल 23 की एंट्री क्या है, बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड इन फेवर ऑफ लाल एंड सन्स 5,000 और बैंक चार्जेस 5,700। तो एंट्री देखो, मतलब मैंने किसी को बैंक ड्राफ्ट दिया है 5,000 का, उसके बैंक चार्जेस लग गए 700 रुपये। तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक ड्राफ्ट दिया है तो बैंक ड्राफ्ट तो वही हो गया, बैंक चेक टाइप ही होगा एक तरह से, बस वो चेक में क्या होता है, गारंटी नहीं होती, और बैंक ड्राफ्ट कभी वो नहीं होता, बाउंस नहीं होता, मतलब एक तरह से गारंटी होगी बैंक ड्राफ्ट की।
तो सेम ही होता है, उसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, मतलब ऐसा, मतलब अकाउंटिंग में सेम ही है कि उसको बैंक ही लिखते हैं, बैंक ड्राफ्ट हो या बैंक हो, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो इसमें एंट्री क्या आएगी, बैंक ड्राफ्ट कोट इशूड इन फेवर ऑफ लाल एंड सन्स। लाल एंड सन्स को हमने बैंक ड्राफ्ट दे दिया, तो लाल एंड सन्स क्या थे, हमने पैसे देने थे, क्रेडिटर था, ठीक है। टू, पहले तो बैंक, ठीक है। तो पहले तो लाल एंड सन्स कर लो, लाल एंड सन्स अकाउंट डेबिट 5000 जो उसको देने थे, तो भी हमारा अकाउंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऊपर से हमारे बैंक चार्जेस भी लग गया ना 700 रुपये के, बैंक चार्जेस 700 रुपये टू बैंक अकाउंट 5700। तो भाई आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि बैंक चार्जेस अभी मैंने डेबिट क्यों किए हैं, क्योंकि पहले तो मैंने कस्टमर से ले ली थी अगर खर्चा हो रहा था। तो इसका आंसर ये है कि बैंक चार्जेस अगर कस्टमर की वजह से मेरे लग रहे होंगे ना, जैसे चेक डिसऑनर हो गया था तो उसकी वजह से मुझे बैंक चार्जेस लग रहे थे, तो मैं उससे लूँगा, ठीक है। अब इस वजह इसमें कस्टमर की वजह से तो लग नहीं रहे बैंक चार्जेस, तो इसलिए ये मेरा खर्चा है, इसलिए मैंने बैंक चार्जेस को डेबिट किया कि बैंक नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो इस वजह से मैंने बैंक चार्जेस को इसमें डेबिट कर दिया, क्योंकि ये मेरा खर्चा है तो मैंने डेबिट कर दिया। उसमें क्या था, कस्टमर की वजह से मुझे जो खर्चा लग रहा था ना, तो इस वजह से मैंने उससे ले लिया था कि कस्टमर की वजह से मुझे जो भी खर्चा लग रहा है तो मैंने उससे लिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4000 रुपीज़ ड्यू आफ्टर 1 मंथ डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक रुपीज़ 3800। तो ये समझो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जैसे कि मैंने एक कागज़ पे ना तो लिख के दे दिया, वैसे नोटराइज होता है, लीगल होता है। तो इसमें मैंने लिख के दे दिया कि मैं 1 महीने के बाद आपको पेमेंट करूँगा, जैसे सपोज ए ने बी को पैसे देने हैं, तो ए ने कागज़ पे लिख के दे दिया कि 1 महीने बाद मैं बी को 4000 रुपये दूंगा, ठीक है। 1 महीने बाद डेट डाल दी कि 1 महीने बाद मैं बी को या किसी को भी 1 महीने बाद मैं 4000 की पेमेंट दूंगा। तो वो अगर कागज़ किसी के पास भी होगा ना, तो वो जाएगा ए के पास और पैसे ले लेगा, जैसे कि वो कैश में होता है ना कि आरबीआई नोटराइज करती है कि भाई मैं ये धारक धारक को 500 रुपये देने का वचन करती हूँ। तो वही उस सिस्टम होता है उसमें भी कि जिसके पास नोट होगा तो वो जाके ले सकता है उसको, जैसे कि 500 का नोट जिसके पास भी है तो वो जाके कोई भी सामान ले सकता है, ठीक है। तो वैसे ही होता है बिल ऑफ रिसीवेबल भी। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब बिल रिसीवेबल या पेबल कहते हैं इसको, कि अगर हमें पैसे मिलने हों किससे तो बिल रिसीवेबल होता है, अगर मैंने किसी को पैसे देने हैं तो वो बिल पेबल होता है। तो इसमें क्या है, मुझे पैसे मिलने हैं, ठीक है, आफ्टर 1 मंथ, तो ये मेरे लिए बिल रिसीवेबल है। तो बिल रिसीवेबल है तो मतलब 1 महीने बाद मुझे पैसे मिलने हैं, तो मेरी एसेट है, बिल रिसीवेबल है ना, मुझे पैसे मिलने हैं। तो मुझे ए ने लिख के दे दिया था कि हाँ मुझे 1 महीने बाद 4000 रुपये देगा। तो अब मुझे पैसों की अर्जेंट नीड पड़ गई, तो मैं बैंक के पास गया कि मुझे ये पैसे लेने हैं इससे 4000 रुपये 1 महीने बाद। तो बैंक ने क्या किया, 3800 आज दे दिया कि 200 रुपये का डिस्काउंट ले लिया, तो उसने मुझे 3800 दे दिए। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कि बैंक तो बढ़ ही गया मेरा, और जब भी बिल रिसीवेबल डिस्काउंट होता है तो बैंक वाले क्या करते हैं उसको बैंक अकाउंट में डालते हैं, ठीक है। 3800 टू बिल रिसीवेबल, इसको ऐसे लिखते हैं बिल रिसीवेबल या बिल पेएबल, कितने 4000, तो 4000 का था ना बिल रिसीवेबल, मुझे बिल रिसीवेबल 4000 का मिलना था, और बाकी क्या था डिस्काउंट, जो कि उसने बैंक वाले ने डिस्काउंट ले लिया था, ठीक है। डिस्काउंट ऑन डेबिट 200। तो एंट्री होगी मैच कि बैंक आ गया 800 3800 का, डिस्काउंट दे दिया था 200 रुपये का, और बिल रिसीवेबल 4000 का। तो इसमें मेरा 200 रुपये का नुकसान हो गया, जो कि बैंक वाले मुझे आज ही पैसे दे देंगे। तो ए ने मुझे प्रॉमिस किया था कि 1 महीने बाद पैसे दूंगा, उसने मुझे कागज़ पे लिख के दिया था कि मैं 1 महीने बाद आपको 4000 रुपये दूंगा। मुझे पैसों की अर्जेंट नहीं पड़ गई, मैं बैंक के पास गया तो बैंक ने डिस्काउंट कर दिया उसको, मतलब उसको कम पैसे दिए, 4000 लेने थे, तो बैंक खुद का ही कुछ प्रॉफिट रखेगा, तो उसका हो गया, ठीक है। 30 अप्रैल की एंट्री है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ऑफ ₹1000 फ्रॉम श्याम आफ्टर बैंकिंग आवर्स। तो इसमें साफ लिखा हुआ आफ्टर बैंकिंग आवर्स आया, तो मतलब चेक बैंक में तो गया नहीं होगा, बैंक तो बड़ा नहीं होगा, तो सिर्फ चेक इन हैंड है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट 2500, क्योंकि चेक इन हैंड ही है, अभी तो बैंक में तो पैसे आए नहीं है क्योंकि बैंक तो बड़ा ही नहीं है, आफ्टर बैंकिंग आवर्स है, तो चेक इन हैंड आ जाएगा। चेक इन हैंड मतलब एसेट होगी हमारी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू श्याम, कि जिससे पैसे लेने थे वो अकाउंट क्लियर। 13 अप्रैल नेक्स्ट एंट्री गुड्स सोल्ड फॉर कैश 7000, हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड्स इन बैंक। तो 7000 की गुड्स बेचें, हाफ प्रोसीड बैंक में डिपॉजिट हो गई, तो इसकी क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, $3500, $3500 टू सेल्स, क्योंकि इधर सारे पैसे तो आएंगे, कोई क्रेडिटर तो है ही नहीं है, डेटर कुछ है ही नहीं, टू सेल्स, ठीक है।
7,000। ठीक है सर, ठीक है। तो ये एंट्री होगी कि सेल्स की, उसमें से आधे पैसे बैंक में जमा कर दिए, आधे कैश हो गए और बाकी सेल्स है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देख लो, आप कोई डाउट तो है नहीं, देख लो कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, ये 10% था, उसमें क्या रिसीव्ड चेक में जो चेक डिसऑनर हुआ है तो उसका जो भी खर्चा होता है हम कस्टमर से चार्ज करते हैं। एंड उसने डिस्काउंट वैसे रिवर्स करते नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई 12,080 का चेक दिया तो डिस्काउंट भी रिवर्स कर दिया था। ठीक है, तो 60 रुपये का इंटरेस्ट लिया, वो हमारी इनकम होगी। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, बिल रिसीवेबल क्या होता है? बिल रिसीवेबल मतलब मुझे एक तरह से वो चेक टाइप ही होता है कि पोस्ट पेड चेक होता है ना, जो पोस्ट डेटेड चेक होता है कि 1 महीने की डेट डाल के दे दिया कि 1 महीने बाद मुझे मिलेंगे, तो वो जब जो डेट है उसी डेट पे मिलेंगे, उसके पहले नहीं मिलेंगे। तो वो मुझे अगर अर्जेंट नीड होती तो बैंक के पास डिस्काउंट करने चले जाता हूँ। इसमें एक चैप्टर भी है पूरा आपका बिल रिसीवेबल पे, तो वो जब देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक चैप्टर भी है। तो वैसे बिल रिसीवेबल एक तरह से आप पोस्ट डेटेड चेक ही समझ सकते हो कि पोस्ट डेटेड चेक की एक तरह से कि जो डेट डाल दी उसी पे पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे कि हम करते हैं क्या है, गुड्स गुड्स जो हमने हमारे बिजनेस में यूज़ हो रही है, ठीक है, गुड्स परचेज़ की, सेल की। ठीक है, और अगर हमने जो परचेज़ की हुई गुड्स थी वो सेल नहीं कर पाए, हम नहीं सेल कर पाए, ठीक है, क्योंकि किसी भी कारणवश या हमने डोनेट कर दी या फिर हमारी लॉस हो गया या चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, या हमने अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर ली या उसका कोई एसेट बन गई, ठीक है, मतलब सेल नहीं हो पाई एक तरह से, तो क्या होता है, सिंपल एंट्री होती है टू परचेज अकाउंट, क्योंकि जो हमने गुड्स परचेज की थी जिस कॉस्ट पे, उसी परचेज कॉस्ट पे हम उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, टू परचेज अकाउंट, और जो भी यूज़ होता है उस यूज़ पे हम डेबिट कर देते हैं उसको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये, गुड्स विड्रॉन बाय ऑनर 1,000 फॉर पर्सनल यूज़, मतलब उसने गुड्स थी कोई, जैसे पेन की शॉप थी उसकी, तो उसने पेन घर ले गया था अपने, तो गुड्स विड्रॉ बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज़, तो उसने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स यूज़ कर ली, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो मैं फर्स्ट एंट्री डाल के दिखाता हूँ, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अगर गुड्स नहीं यूज़ हुए ना, कि मतलब मैंने गुड्स परचेज किए लेकिन वो सेल नहीं हो पाए, तो टू परचेजेस। कितनी अमाउंट है, 500, नहीं 500 ही है, 1,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सैम्पल। क्या होता है, कई बार बिजनेसमैन को ना गुड्स एज अ सैम्पल की तरह भी बहुत बार देने पड़ते हैं कि भाई हमारी एज अ एडवर्टाइजमेंट हो कि हमें ऑर्डर आए, या सैम्पल की तरह दे दी, मतलब इसमें पैसे नहीं मिले हमें, तो जो हमने परचेज़ की थी तो वो परचेज़ कर दो, टू परचेज़ कर दो, क्योंकि हमें पैसे तो मिले नहीं है। तो सैम्पल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। गुड्स गिवन एज अ चैरिटी, डोनेट कर दिया किसी ना जो आश्रम वगैरह होते हैं ना, नाथ आश्रम वगैरह या वगैरह, तो वहाँ पर मैं डोनेट कर दिए, तो इसकी एंट्री आएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिम्बर यूज फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर। टिम्बर क्या होता है, लकड़। तो लकड़, जैसे कि हमने लकड़ का बिजनेस था किसी का, तो उसने क्या किया, अपने ही बिजनेस में यूज़ कर लिया, अपने ही बिजनेस में यूज़ कर लिया, मतलब उसके एसेट बन गई, उसके एसेट वगैरह बना ली। तो इसकी एंट्री क्या होगी, पहले तो एसेट बना ली, तो फर्नीचर हमने, एसेट बन गई हमारी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, या तो कैश आता, बैंक आता कि अगर हमने खरीदी होती तो, पर यहाँ पे हमारा क्या है, गुड्स चली गई, टू परचेजेस। ठीक है, परचेज कितनी, 5,000 की। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, मतलब गुड्स गोडाउन वगैरह में थे तो आग लग गई, तो लॉस बाय फायर कि हमारा लॉस हो गया, सारा खर्चा P&L में जाएगा, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। नेक्स्ट एंट्री है, गुड्स लॉस इन ट्रांजिट। तो इसकी एंट्री क्या है, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, मतलब जो रास्ते में आ रही है ना, जैसे मैंने किसी सामान मंगाया दिल्ली से, तो वो रास्ते में आते आते गुम हो गया या चोरी हो गया या कुछ भी हो गया, मतलब मुझे नहीं मिला, है ना, तो लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, मतलब रास्ते में चोरी हो गया, रास्ते में गुम हो गया, तो लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में इतना ही था सिंपल, कि अगर हमारी गुड्स नहीं हम यूज़ कर पा रहे थे, मतलब हमारी गुड्स जो भी थी ना वो सेल नहीं हो पाई, तो ख़त्म हो गई थी, मतलब गुड्स या तो चोरी हो रही थी, या गुड्स फायर से आग लग गई, या सैंपल दे दिया, या एडवर्टाइजमेंट कर दी, या चैरिटी कर दी, कुछ भी कर दिया, हम लोग सेल नहीं हो पाई, तो टू परचेज अकाउंट, ऊपर जो भी अगर खर्चा है तो खर्चा, अगर उससे गुड्स से कोई एसेट बन गई तो एसेट को डेबिट कर देना, जैसे फर्नीचर बन गया था ना हमारा यहाँ 4th अप्रैल एंट्री में, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले ना एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने कोई भी मशीन परचेज़ की है दिल्ली से गुजरात लेके जाने के लिए, ठीक है, तो उसके बीच में दिल्ली से जो मैंने परचेज़ किया उसके बीच में जो भी खर्चे होंगे, जैसे इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेस, डिलीवरी एक्सपेंसेस, कोई लेबर एक्सपेंसेस,
कोई भी खर्चे होंगे उसको पुट टू यूज़ तक के, कि जब तक एक मशीन पुट टू यूज़ नहीं होती, मतलब जब तक कि वो मशीन चलने लायक नहीं होती, तो तब जो भी उसके एक्सपेंसेस होंगे ना वो सारे उस मशीन की कॉस्ट में ही ऐड होंगे। जैसे मैंने 1 लाख की मशीन परचेज़ की, उसमें लेबर एक्सपेंस कर दिया, डिलीवरी एक्सपेंस कर दिया, या इंश्योरेंस करवा लिया, जो भी इंश्योरेंस इन ट्रांजिट होता है कि रास्ते में कि अगर मशीन कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो इंश्योरेंस में कवर होता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कर लिया। या कोई भी एक एक्सपेंस होता है जैसे कि पुरानी मशीन को डिस्कार्ड करना है और नई मशीन उसकी जगह पे लेके आनी है, तो वो एक्सपेंस हो गया। सारे एक्सपेंस जुड़ के 10,000 रुपये हो गए, तो वो मशीन की कॉस्ट में ही ऐड हो जाएंगे कि मशीन का ऑन डेबिट ही होगा। मशीन जैसे पहले परचेज़ की 1 लाख की, तो मशीन का ऑन डेबिट टू बैंक 1 लाख, तो उसके बाद ये सारे खर्चे किए। तो ये सारे खर्चे अलग अलग रिकॉर्ड नहीं होते कि इंस्टॉलेशन, वो सारा इंस्टॉलेशन, डिलीवरी फीस, तो ये सारे खर्चे मशीन में ऐड होते हैं। तो मशीन का ऑन डेबिट टू बैंक 10,000 रुपये, ठीक है। तो ये सारे खर्चे पुट टू यूज़ तक के, जब तक कि मशीन अपने यूज़ में नहीं आती, कि मशीन यूज़ करने लायक नहीं होती, तब तक के सारे खर्चे इसमें होंगे, मशीन में ऐड होंगे। उसके बाद जैसे मशीन अभी पुट टू यूज़ होने लगी, ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी रिपेयर एक्सपेंसेस है, जैसे हर साल कुछ नॉर्मल रिपेयर वगैरह होते हैं, तो उसमें रिपेयर क्या होता है, वो P&L में जाता है। मतलब पुट टू यूज़ के बाद जो भी रिपेयर होता है वो P&L में जाता है। बट हाँ, अगर कोई मेजर रिपेयर है, जैसे कोई पार्ट है था उसको रिप्लेस करना पड़ गया, या कोई मेजर रिपेयर है जिसकी वजह से इकोनॉमिक बेनिफिट लाइफ उसकी मशीन की इंप्रूव हो रही है। इकोनॉमिक बेनिफिट लाइफ मतलब कि मशीन जैसे भी रिमेनिंग 10 साल यूज़ होनी थी, उसकी वजह से 12 साल यूज़ होने लगी। या फिर अपना मशीन पहले 30,000 यूनिट प्रोड्यूस करी थी, अभी 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करने लगी, मतलब उसकी वजह से कोई बेनिफिट इंक्रीज़ हो रहा है हमारा, कि या तो मशीन की कैपेसिटी बढ़ गई या फिर मशीन की लाइफ बढ़ गई। तो अगर वो ऐसा कोई रिपेयर एक्सपेंस है, मतलब मेजर रिपेयर एक्सपेंस है, तो वो कैपिटलाइज होता है, नहीं तो नॉर्मल डे टू डे रिपेयर एक्सपेंस कैपिटलाइज नहीं होते, ठीक है। तो जैसे एंट्री देखते हैं, 1 अप्रैल की है, पेड रिपेयर चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीन्स, मतलब एग्जिस्टिंग मशीन है, रिपेयर चार्जेस पे किए, मतलब वो डे टू डे एक्सपेंसेस ही हैं इसमें, ठीक है। या तो लिखा होता ना कि मेजर किसके इसके इकोनॉमिक बेनिफिट लाइफ बढ़ गया, अगर इसकी वजह से इकोनॉमिक बेनिफिट लाइफ बढ़ता तो ही हम कैपिटलाइज करते, तो मशीन काउंट ही आ जाता। तो इसकी एंट्री क्या होगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1000, ठीक है। उसके बाद क्या है, परचेज अ न्यू मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, नई मशीन परचेज कर ली। पेड अ फ्रेट एंड कैरेज ऑन अ मशीनरी, मतलब ऊपर जो मशीनरी परचेज किया उस पर फ्रेट एंड कैरेज परचेज किए, फ्रेट एंड कैरेज पे किए। तो जब तक ये मशीनरी पुट टू यूज़ नहीं आते वो सारे खर्चे कैपिटलाइज होते हैं। तो ये एक्सपेंस 2500 पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी, इंस्टॉलेशन चार्ज ये भी पुट टू यूज़ है, ये एक्सपेंस। परचेज अ सेकेंड मशीनरी ये छोड़ दो, तो 7500 ये उसी में आएगा। तो 75 ऊपर मशीनरी परचेज की ना 42,500 की, तो ऊपर की एंट्री आई होगी मशीन टू बैंक 42,500। एक सेकेंड, 42,500, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट एंट्री आएगी, जो दो ऊपर खर्चे थे वो भी कैपिटलाइज हो जाएंगे, मशीन टू बैंक 7,500, ठीक है, क्योंकि ऊपर के तो जो खर्चे थे ना वो पुट टू यूज़ से पहले थे खर्चे, तो इस वजह से कैपिटलाइज हो गए। नेक्स्ट, परचेज अ सेकेंड मशीनरी, मतलब हमने मशीनरी परचेज किया तो मशीन का ऑन डेबिट टू बैंक। पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन अबव मशीनरी, तो ये अब डिपेंड करता है कि या तो उसमें रिपेयरिंग चार्जेस मतलब कि सेकेंड मशीनरी है तो पुट टू यूज़ के लिए खर्चे हैं तो वो कैपिटलाइज हो जाएंगे, तो मशीनरी का ऑन डेबिट टू बैंक। अगर वो, हाँ वैसे वही होगा कि उसमें वो होगा, सेकेंड हैंड मशीनरी है ना, उन्होंने उसने पहले हिंट दे दिया कि सेकेंड हैंड मशीनरी है, तो सेकेंड हैंड मशीनरी पुट टू यूज़ करने से पहले एक बार रिपेयर करवानी पड़ती है, तो ये वो रिपेयरिंग चार्जेस होंगे ना मशीनरी, तो ये कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंट्री आप हाईलाइट कर लो, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन मशीनरी, मतलब इसको, एक सेकेंड, ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा ना, टिक्की कर देता हूँ नॉर्मली। ये एंट्री, ठीक है। पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन मशीनरी, मतलब सेकेंड हैंड मशीन थी उसमें हमने रिपेयरिंग चार्जेस ऐड कर लिए, कि रिपेयरिंग चार्जेस से, रिपेयरिंग चार्ज के बाद ही सेकेंड हैंड मशीन थी, ठीक है। जैसे सेकेंड हैंड मशीन है उस पर अगर हमने रिपेयरिंग चार्जेस करवा दिए, रिपेयरिंग करवा दी, तभी पुट टू यूज़ होगी ना, तो इस वजह से हिंट है कि सेकेंड मशीन परचेज़ की उस पर रिपेयरिंग चार्जेस लगा दिए, तो वो रिपेयरिंग चार्जेस मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो 6 अप्रैल की एंट्री आएगी, मशीन का ऑन डेबिट टू बैंक 2,500, ठीक है। तो ऊपर जैसे थी, ये नई मशीन परचेज़ की थी ना हमने 42,500 की, उस पर ये सारे खर्चे थे, तो बैलेंस शीट में उसमें एंट्री क्या आएगी
42,500 प्लस 2,500 प्लस 5,000, ठीक है, 50,000। मतलब बैलेंस शीट में इसकी फिगर आएगी 50,000, ठीक है। और नीचे वाले की 18,000 प्लस 2,500, 20,500, ठीक है। इस पर हम डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं। मशीन जैसे हमने परचेज़ कर ली, ठीक है, तो उसमें दो मेथड होते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू को डिमिनिशिंग मेथड या रिड्यूसिंग मेथड भी कहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, जैसे 50,000 की मशीन है, 10 साल मैंने यूज़ करनी है, तो डिवाइड बाई 10, हर साल 5,000 5,000 5,000 डेप्रिसिएशन लगाता रहूँगा। जैसे डेप्रिसिएशन टू मशीन कॉस्ट, मशीन की डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। अब डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, क्योंकि जैसे 10 साल बाद मशीन ख़राब होनी है, ठीक है, 10 साल की वैल्यू है, 10 साल के बाद मशीन ख़राब है, तो 10 साल के बाद मेरे पास एग्जैक्ट 50,000 कैसे आएंगे, मतलब इतना पैसा कैसे आएगा। तो मैं उसको हर साल कुछ कुछ पार्ट में डिवाइड करता रहता हूँ, क्योंकि मशीन यूज़ होती है तो उसकी वैल्यू भी कम होती है, तो उसकी वैल्यू कम होती है, तो इस वजह से हम हर साल डेप्रिसिएशन लगाते रहते हैं। जैसे 50,000 की मशीन थी, तो हर साल मैंने 5,000 5,000 5,000 करके 10 साल तक उसको इकट्ठे करता रहूँगा, क्योंकि एक तो 10 साल के बाद मेरे पास 50,000 इकट्ठे हो जाएंगे, और एक बार मेरे पास जैसे वो हो जाएगा कि मशीन की वैल्यू नेक्स्ट ईयर 45,000 आ जाएगी, उसके नेक्स्ट ईयर 40,000 आ जाएगी, ठीक है। तो एक नेक्स्ट चैप्टर भी है कि डेप्रिसिएशन का एक चैप्टर भी है, तब जब करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि डेप्रिसिएशन हम चार्ज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, उसकी क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं, मेथड्स हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। और आप आज हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किए हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना और वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करना। एंड ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।